नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अप्रैल के दूसरे वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ स्टैटिक जीके भी जानते हुए चलेंगे, जो भी करंट अफेयर बना है उसकी और इसके रिलेटेड जो भी आसपास की इंफॉर्मेशन है सभी को लेते हुए यहाँ पर चलने वाले हैं। यहाँ पर हम नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, जो भी हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं, स्टेट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, इम्पॉर्टेंट डेज, उन सभी को कवर करेंगे। मेनली हम यहाँ पर सिर्फ अप्रैल के सेकेंड वीक के करंट अफेयर को कवर कर रहे होंगे। अंदर आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि कोलकाता, आपको पता होगा कोलकाता मेट्रो पहली भारत की मेट्रो ऐसी बन चुकी है जो कि अंडर रिवर चलने वाली है और ट्रायल हो चुका है। साथ साथ भारत के 77th रैंक प्राप्त हुई है किसमें, मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की जो रैंकिंग हुई उसमें। और साथ साथ जो भारत की एक कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको मिनी रत्न कैटेगरी में डाला गया है। आपको पता होगा भारत में कंपनियों को अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है, जैसे मिनी रत्न, नवरत्न और साथ साथ महारत्न कंपनियां। तो उनमें से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न की कैटेगरी में डाला है। क्या होता है, क्या कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ अल्पेश कुमार सिंह, इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, भारत में जो हाई कोर्ट हैं उन पे अलग अलग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। तो वो कौन है, उन सब की भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। साथ साथ आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। क्या होता है नेशनल पार्टी, किन पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है, भारत में इस समय पर कितनी नेशनल पार्टी हैं, उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डेज होंगे जैसे नेशनल सेफ मदरहुड डे हम इस सेकंड वीक में ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो उसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, सही लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ऐसी बनी है, लगभग 13 से ज़्यादा सिटीज़ में मेट्रो वर्किंग है, काम कर रही हैं, चल रही हैं। उनमें से जो कोलकाता मेट्रो है पहली ऐसी मेट्रो बनी है जिसने अपने ट्रेन को, जो उनकी मेट्रो ट्रेन है, उसको अंडर रिवर ट्रैवल कराया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 12 अप्रैल 2023 को कोलकाता मेट्रो, जिसने हावड़ा से कोलकाता में एक टनल के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेन को वहाँ ट्रैवल कराया है। ध्यान रखिएगा, ये हुगली रिवर पर, ये हुगली रिवर के अंडर इसको ट्रैवल कराया गया है। हुगली रिवर का जो वाटर है वो ऊपर था और ट्रेन उसके नीचे चल रही थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि किस मेट्रो ने कराया, तो कोलकाता मेट्रो। कहाँ पर कराया गया, तो हावड़ा में इसको कराया गया। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत की पहली अगर आपको मेट्रो पूछी जाए तो वो भी कोलकाता मेट्रो ही थी, जिसको 1984 में स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1984 में इसको स्टार्ट किया गया। इसका काम 1972 से स्टार्ट हो चुका था और 1984 में वर्किंग हो चुकी थी। साथ साथ मेट्रो ट्रेन टनल के माध्यम से रिवर के बीच से इसको निकाला गया, ये भी करने वाली पहली बनी है। ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल को ऐसा इन्होंने कर दिया है। हावड़ा डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कंट्री की, हावड़ा जो है वो डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बना है। पूरी भारत में जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशंस बने हैं अंडरग्राउंड, उन सभी में डीपेस्ट हावड़ा मेट्रो है। साथ साथ जो टनल है इसकी टोटल लंबाई 520 मीटर है और 33 मीटर ये सरफेस से नीचे ट्रैवल कर रहा है। ठीक, 45 सेकेंड में इस मेट्रो इसको ट्रैवल कर जाती है, इसको क्रॉस कर जाती है इस टनल को। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। चलिए बात करते हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे में जनरल मैनेजर के पद पर कौन काम कर रहे हैं, तो आंसर होगा उपाध्याय कुमार रेड्डी। और एमडी इस समय पर कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिया के रेल कॉरपोरेशन के कौन है, तो आंसर होगा एचएन जायसवाल। ठीक, चलिए आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है रत्नाकर पटनायक जो कि नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं एलआईसी में। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने पीआर मिश्रा की जगह ली है। क्या नाम है? रत्नाकर पटनायक। याद रखिएगा, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर किसमें? एलआईसी में अपॉइंट किए गए, पीआर मिश्रा की जगह इन्होंने ली है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इसको इस्टेब्लिश, एलआईसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, भारत की रैंक आई है 77 किसमें? वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में। जो वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग जारी हुई, उसमें भारत की रैंक 77 है। यूएस 55 पोजीशन पर, यूके 65 पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? तो आंसर होगा वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसमें टॉप पोजीशन पर कौन रहा? तो टॉप पोजीशन पर वेनेजुएला। कौन? वेनेजुएला यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रही है। साथ साथ पपुआ न्यू गिनी इसमें सेकंड पोजीशन पर, साउथ अफ्रीका इसमें थर्ड पोजीशन पर रही है। इसमें सबसे कम क्रिमिनल कंट्री, मतलब दुनिया में मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज कौन है? तो वेनेजुएला। लेकिन सबसे कम क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ होती हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो आंसर होगा वो जापान में सबसे कम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। टर्की और जर्मनी भी इसमें रैंकिंग इसको 92 और 100 प्राप्त हुई है। जापान को सबसे लेस क्रिमिनल कंट्री की रैंकिंग मिली है 135। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टॉप 10 कंट्रीज जो कि क्रिमिनल रैंकिंग में टॉप कर गई हैं। तो आंसर होगा वेनेजुएला पहले पोजीशन पर। बाकी आप लाइन से देख पाएंगे, बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना नहीं है, लेकिन पहली रैंकिंग भारत की रैंकिंग, आखिरी पर मतलब लेस कौन है? तो ये 3 रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शकीब अल हसन कौन है? ये बांग्लादेशी प्लेयर हैं, बांग्लादेशी ऑलराउंडर हैं। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं और इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दूसरी बार प्राप्त हुआ है। वैसे जब 2021 जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब स्टार्ट किया था आईसीसी ने, उस समय पर भारत के ऋषभ पंत और साउथ अफ्रीका की सबमिन इस्माइल को ये अवार्ड दिया था, पहला अवार्ड था वो। और अब शकीब अल हसन को ये दूसरी बार अवार्ड मिल चुका है। पहली बार शकीब अल हसन को जुलाई मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया था। अब मार्च 2023 के लिए भी इनको ये खिताब मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में हेनरिट्टे इसिम्वे, कौन? हेनरिट्टे इसिम्वे, इनको ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर आप शकीब अल हसन को देख सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया मार्च के मंथ में, इसलिए इनको ये खिताब मिला। और साथ साथ महिलाओं में आप देख पाएंगे हेनरिट्टे इसिम्वे, ये रवांडा से बिलोंग करती हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का मार्च का खिताब मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो आईसीसी की बात कर लें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको फाउंड किया गया था 1909 में। जब इसको फाउंड किया गया था उस समय पर इसका हेडक्वार्टर यूके लंदन में अवेलेबल था, लेकिन 2005 में इसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर किया गया, जो कि अभी भी इसका हेडक्वार्टर यहीं पर अवेलेबल है। ग्रेग बार्कले चेयरमैन है इस समय पर और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। जिलोफ अलाडिस ये सीईओ है, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। जनरल मैनेजर वसीम खान है और असिस्टेंट इस समय पर एशियन क्रिकेट काउंसिल है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने अनाउंस कर दिया है 28 मई को, किस रूप में? 28 मई को होता है विनायक दामोदर सावरकर जी का बर्थ एनिवर्सरी। उसको स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में ऑब्जर्व करने की घोषणा कर दी है। साथ साथ महाराष्ट्र ने अपने यहाँ पर इसे स्टेट हॉलीडे के रूप में भी अनाउंस किया है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट 11 अप्रैल को किया, जिसमें उन्होंने 28 फरवरी को डिक्लेयर किया है विनायक दामोदर सावरकर जी का बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए। और साथ साथ इसकी जो स्टेट छुट्टी है वो भी अनाउंस कर दी है महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट है उसने। ध्यान रखिएगा, इससे
प्रमोट किया जाएगा। जो वीर सावरकर जी की थॉट्स हैं, उनके जो काम हैं, उनको लोगों में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से, क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर थे। साथ साथ उन्होंने जो छुआछूत के खिलाफ जो काम किया था, उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और भी जो उनके बेहतरीन काम उन्होंने अपने लाइफ में किए हैं, उनको प्रमोट करते हुए महाराष्ट्र सरकार दिखने वाली है। आगे बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो इस समय पर इनके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, इनके वाइस चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, यहाँ की कैपिटल मुंबई है, और यहाँ इसको महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को फाउंड किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट चीज़ जान ली, लेकिन गवर्नर अगर आप देखें तो रमेश बैस इस समय पर यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के आइसोटोप्स प्राप्त हुए हैं। ये आइसोटोप्स क्या होता है? देखिए, आइसोटोप्स वो होता है जिसमें एटॉमिक मास, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है तो उसको हम कह देते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और यूरेनियम के आइसोटोप्स प्राप्त हुए हैं जिसका जो मास है वो 241 है। क्या है? 241। यहाँ पर उसका जो एटॉमिक नंबर वो तो 92 है, क्योंकि यूरेनियम का 92 ही नंबर होता है, लेकिन मास 238 होता है। लेकिन यहाँ पर 238, 235 अलग अलग वेराइटीज़ के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 241 मास वाला यूरेनियम प्राप्त हुआ है। आपको पता है यूरेनियम एनर्जी प्रोडक्शन में अहम रोल अदा करता है, इसीलिए जो डिस्कवरी हुई है जापान में डिस्कवरी हुई है। वहाँ के जो फिजिसिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, उनके द्वारा ये डिस्कवरी की गई और अहम डिस्कवरी मानी जा रही है, क्योंकि ऊर्जा में ये उपयोगी ये जो मेटल, ये जो एलिमेंट है, ये अहम योगदान करता है। आपको पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में आता है। आपके पास कौन कौन से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एफ ब्लॉक में आने वाला एक ये एलिमेंट है। और यूरेनियम, याद रखिएगा, एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी और अन्य एनर्जी के लिए मोस्ट उपयोगी एलिमेंट के रूप में काम करता है। तो ये डिस्कवरी उसके लिए अहम मानी जा रही है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया यूरेनियम का आइसोटोप प्राप्त हुआ है, जापान के फिजिसिस्ट के द्वारा प्राप्त किया गया, जिसका मास 241 ग्राम है। और ये इसका जो हाफ लाइफ साइकिल है, मतलब इसको ये आधे अमाउंट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये 40 मिनट लेता है उसके लिए। और यूरेनियम को रिप्रेजेंट हम यू से करते हैं। इसका एटॉमिक मास हमने बता ही दिया 92, एटॉमिक नंबर इसका 92 होता है। इसके और भी आइसोटोप्स दुनिया में प्राप्त हैं, जैसे कि यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, लेकिन 241 वाला अभी तक नहीं प्राप्त था, तो अब प्राप्त हो चुका है। आगे बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वो सारी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ जो अभी तक इसमें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन मिनी रत्न की कैटेगरी है, जिसमें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक ये कंपनी है, इसको कैटेगरी मिली है मिनी रत्न में। ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्टेटस प्राप्त हो चुका है मिनी रत्न कैटेगरी का। ये सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब कंपनी है। 10 अप्रैल को ये इनको स्टेटस मिला है। ये जो अनाउंसमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा की गई। इस मिनिस्ट्री को संभालने वाले कौन है? तो RK सिंह इस समय पर इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी या कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी में ये अहम योगदान कर रही है कंपनी, और ये अपना कद लगातार बढ़ाते जा रही है, जिसकी वजह से इसको इस कैटेगरी में डाला गया है। अकॉर्डिंग किस कैटेगरी के किस क्राइटेरिया के माध्यम से मिनी रत्न कैटेगरी में डाला जाता है? तो अमाउंट आपका कितना है, आप कितना ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर पाते हैं कंपनी के माध्यम से, उसके अकॉर्डिंग डाला जाता है। तो भारत की इस समय पर सबसे बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं जिसको महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला हुआ है? तो टोटल 12 कंपनी ऐसी हैं जिनको महारत्न स्टेटस मिला है। नवरत्न की बहुत सारी कंपनियां हैं और साथ साथ मिनी रत्न में तो बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन आपको महारत्न की काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें
तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये आती है। 2011 में इसको फाउंड किया गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर सुमन शर्मा इस समय पर इस कंपनी के हैं। अगला क्वेश्चन, संजीवनी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। क्या है ये संजीवनी जो प्रोजेक्ट? तो संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश अपने यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट कर रही है। जैसे कि अगर वहाँ के फार्मर्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए एनिमल पालते हैं, एनिमल दूध देने वाले एनिमल, तो क्या होगा, उनको उनकी इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर कोई उनको डैमेज हो जाता है या उनमें मान लीजिए बांझपन आ जाता है तो उसकी चेकअप के लिए उनका एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। इसको एक्स्ट्रा खर्चा ना लगे उन किसानों पर, इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसने संजीवनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है और एम्बुलेंस के माध्यम से वो अगर उनको कॉल किया जाता है, हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल किया जाता है, तो एम्बुलेंस के माध्यम से डॉक्टर या डॉक्टर की टीम वहाँ पर पहुँचेगी, उसके जो भी एनिमल है उसकी जांच करेगी, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सही करेगी, और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क होंगी जिससे कि किसान पर जो प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो ना पड़े और इससे उसकी इनकम भी बढ़ पाए। ध्यान रखिएगा, ये जानवरों के लिए एक ये कह सकते हैं कि एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है, और वो जानवर वेटनरी वो जानवर सभी के सभी मतलब दूध देने वाले या इस प्रकार के एनिमल्स होने चाहिए, जो कि जिनके लिए क्या क्या किया जाएगा, तो उनके लिए मेनली उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनके कोई इंजरी हो जाती है तो उसको सही की जाएगी, साथ साथ उनके अंदर बांझपन हो चुका है तो उसकी जांच की जाएगी, या कोई और ट्रीटमेंट उन जानवरों को चाहिए होगा तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन फार्मर्स को सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला हैं, और शिमला यहाँ की समर की कैपिटल, धर्मशाला यहाँ की विंटर की कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम 12 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपको पता होगा यूरी गागरिन जो रशिया से बिलोंग करते थे, वो पहले ह्यूमन बने थे जो अर्थ में ऑर्बिट करने के लिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम 12 अप्रैल 1961 को ये घटना घटी थी, इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम 12 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी अनाउंसमेंट बाद में हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कब? तो 2011 में इसको अनाउंसमेंट की गई, और 12 अप्रैल को अनाउंस किया गया कि हम अब इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व करेंगे। और ये डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार इसमें रशिया के जो यूरी गागरिन थे वो पहली बार अर्थ की ऑर्बिट करने 12 अप्रैल 1961 को गए थे। ठीक, और भी दूसरे जो स्पेस से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं उनकी बात कर लें तो पहली महिला कौन थी जो कि स्पेस पर गई थी? तो आंसर होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये 1963 में 1963 में गई थी। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप सभी जानते होंगे, अपोलो 11 मिशन के माध्यम से ये मून पर गए थे, 1969 की बात है। और यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर यहाँ पर भारत के स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनको कंट्रोल इसरो करता है। और अगर बात करें नासा, तो ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। तो नासा की भी बात करें तो नासा को 1958 में फाउंड किया गया था। उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में अवेलेबल है, और उसके इस समय पर हेड हैं कौन? बिल नेल्सन। और अगर भारत के स्पेस से जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने वाली बॉडी की बात करें तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये 1969 में फाउंड की गई थी, विक्रम साराभाई के द्वारा इसे फाउंड किया गया। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो स्पेस कमीशन है। असिस्टेंट इसके कौन है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसकी असिस्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
कुमार सिंह, अपरेश कुमार सिंह चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट बने हैं। भारत में इस समय पर टोटल 25 हाई कोर्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें त्रिपुरा जो कि अगरतला में अवेलेबल है, वहाँ पर एक नए चीफ जस्टिस को बनाया गया। इनका नाम है अपरेश कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, ये जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट इस समय पर नहीं, पहले से ही राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो जो भी राष्ट्रपति के पद पर होते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं। और अगर अपॉइंटमेंट की बात कर ली तो राष्ट्रपति जी, लेकिन अगर शपथ की बात करें तो शपथ इनको कौन दिलाते हैं? तो गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा ये शपथ इनको दिलाई जाती है। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जगह किसकी ली है? तो जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ की जगह इन्होंने ली है। ठीक। और 23 मार्च 2013 को त्रिपुरा हाई कोर्ट को डेवलप किया गया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और त्रिपुरा वो स्टेट है जिसको बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है, मतलब तीनों मैप की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपरेश कुमार सिंह को आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये मैंने सारी लिस्ट लगा दी है 25 स्टेट्स की, जो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन्स को वो कवर करता है और कौन कौन से पर्सन वहाँ पर चीफ जस्टिस के पद पर काम कर रहे हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो कि इलाहाबाद में अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और यहाँ पर प्रतिनकर दिवाकर, कौन? प्रतिनकर दिवाकर इस समय पर इस पे काम कर रहे हैं एज अ चीफ जस्टिस। आंध्रा हाई कोर्ट की बात करें, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के इस समय पर चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात करें तो ये इसके रमेश सिन्हा है और छत्तीसगढ़ के पूरे केसेस को ये हैंडल करता है। जो एक से ज़्यादा स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी को कवर करेंगे उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, ये सतीश चंद्र शर्मा इस समय पर इनके चीफ जस्टिस के पद पर काम कर रहे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। ये टोटल 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। बाकी सभी हाई कोर्ट या तो 2 या तो 3 या तो 1 स्टेट को कवर करते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट अरुणाचल प्रदेश के केसेस को, असम, मिजोरम और नागालैंड के केसेस को कवर करते हैं। और संदीप मेहता इस समय पर चीफ जस्टिस के पद पर काम कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केसेस को हैंडल करते हैं। और कोटेश्वर सिंह इस समय पर चीफ जस्टिस है। झारखंड हाई कोर्ट, ये संजय कुमार मिश्रा जी इस समय पर चीफ जस्टिस के पद पर काम कर रहे हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट, जो कि कर्नाटका के केसेस को ही सिर्फ हैंडल करते हैं। और प्रसन्ना बी बराले इस समय पर इस चीफ जस्टिस के पद पर काम कर रहे हैं। केरला हाई कोर्ट, केरला के केसेस साथ साथ लक्षद्वीप के केसेस को भी ये हैंडल करता है। और एस मनी कुमार इस समय पर इसके चीफ जस्टिस है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के केसेस को, और रवि मलिमैथ, कौन? रवि मलिमैथ इस समय पर इसके चीफ जस्टिस हैं। इनका जबलपुर में हाई कोर्ट अवेलेबल है, ये भी ध्यान रखेंगे। मेघालय हाई कोर्ट, मेघालय के केसेस को संजीव बनर्जी जी इस समय पर चीफ जस्टिस है। उड़ीसा हाई कोर्ट एस मुरलीधर, कौन? एस मुरलीधर इस समय पर चीफ जस्टिस है। पटना हाई कोर्ट बिहार के केसेस को के विनोद चंद्रन इस समय पर चीफ जस्टिस हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन 3 जगह के केसेस को कवर करता है। रविशंकर झा इस समय पर चीफ जस्टिस है। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम के केसेस को विश्वनाथ सोमादर इस समय पर चीफ जस्टिस हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना के केसेस को, और उज्जवल भुयान, कौन? उज्जवल भुयान इस समय पर इसके चीफ जस्टिस हैं। तो ये सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी, जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, भारत की इस समय पर टोटल 6 पार्टी ऐसी हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, जिसमें से आम आदमी पार्टी भी है।
कुछ पार्टियों को हटाया गया और अब नई अपडेटेड लिस्ट बनाई गई है जिसमें 6 पार्टियां शामिल की गई। 6 पार्टियों में कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो किया जाता है तो नेशनल पार्टी बन सकते हैं। उनमें से कोई एक रूल को, तो किस रूल को फॉलो किया है आम आदमी पार्टी ने? तो आम आदमी पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन गई है, जिसकी वजह से इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। मतलब एक रूल ये भी है कि अगर आप 4 स्टेट, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी हैं, वहाँ की रीजनल पार्टी हैं, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और आम आदमी पार्टी किन 4 राज्यों में है? तो दिल्ली में आपको पता है मेजोरिटी की सरकार है, पंजाब में भी मेजोरिटी की सरकार है, गोवा और गुजरात, गोवा में भी ये स्टेट पार्टी बन चुकी है 6.77% वोट और 2 सीट के साथ, और गुजरात में 12.91% वोट और 5 सीट के साथ स्टेट पार्टी बन गई। इस कंडीशन को फॉलो किया इन्होंने और इसके बाद ये नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तो यहाँ पर आप 6 पार्टियों को देख पा रहे होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इसको भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टियां ऐसी हैं जिनको हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पार्टी अनाउंस किया गया। ध्यान रखिएगा। और नेशनल पार्टी यहाँ पर आप 6 की 6 देख सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। नेशनल पार्टीज़ के इस समय पर लीडर हैं, जैसे बीजेपी के लीडर जेपी नड्डा हैं और कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी की मायावती हैं लीडर, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सीताराम येचुरी है, और नेशनल पीपल पार्टी की कॉनराड संगमा है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल लीडर हैं। क्या क्या रूल हैं जिनको फॉलो करते हुए नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है? तो 3 रूल्स हैं, उन 3 में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करना होता है। देखिए, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि आपको एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स प्राप्त हों, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। साथ साथ सेकंड रूल ये है कि अगर आपको 2% सीटें, टोटल सीटें लोकसभा में जो होती हैं 2%, लगभग की 11 सीट, अगर आपको 11 सीट वहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन ये 11 जो सीट हैं ये 3 अलग अलग स्टेट्स में प्राप्त होनी चाहिए, तो फिर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। और थर्ड रूल ये है कि पार्टी जो स्टेट पार्टी है कम से कम 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाए, उसके बाद उसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये 3 रूल्स हैं, 3 में से कोई एक फॉलो हो जाता है तो नेशनल पार्टी बना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नरेंद्र मोदी जी ने एक टाइगर सेंसस का डेटा जारी किया, जिसमें बताया गया कि भारत में इस समय पर जो टाइगर्स के नंबर है वो इंक्रीज कर रहे हैं। कितने हो चुके हैं? तो 3167 टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। मतलब लगातार टाइगर्स की संख्या आप देख सकते हैं बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, उसके 50 साल भी कंप्लीट हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी स्टार्ट किया गया, जिसमें 90 से ज़्यादा देशों ने सपोर्ट किया, जिसमें कैट जैसी दिखने वाले जो भी एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर हो गया और भी दूसरे एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करने की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए एक इंटरनेशनल बिग अलायंस भी बनाया गया 50 ईयर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर होने के लिए। साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बुकलेट भी जारी की, अमृत काल का टाइगर विजन। अगले 25 साल तक ये बुकलेट के माध्यम से टाइगर को कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गए थे वो, और वहाँ उसके 50 साल पूरे होने पर तो वहाँ पर उन्होंने टाइगर्स के काउंटिंग को डिक्लेयर किया। वहीं से उन्होंने इस टाइगर सेंसस को डिक्लेयर किया और ये नंबर बताए हैं। नंबर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 3167। ठीक, और सबसे टॉप पोजीशन पर मध्य प्रदेश है, कोई डाउट नहीं है। दूसरे पर कर्नाटका और तीसरे पर उत्तराखंड का नंबर आता है टाइगर की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था 1973 में स्टार्ट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट के
माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस, रणथंबोर, सिमलीपाल, बांदीपुर, पलामू, सुंदरबन और मेलघाटा कान्हा नेशनल पार्क के माध्यम से स्टार्ट किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं 10 अप्रैल को? क्योंकि इस दिन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन का बर्थडे होता है और इनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। इसीलिए हम 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। भारत में जो होम्योपैथी है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से संभाली जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हनीमैन है उनका 1755 में बर्थ होता है 10 अप्रैल को। इसीलिए बाद में जब उन्होंने होम्योपैथी को फाउंड किया तो उसके बाद इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर ही होम्योपैथी डे हम ऑब्जर्व करने लग गए। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किबीथू बॉर्डर जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है वहां से स्टार्ट किया गया। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये क्या है? देखिए, बॉर्डर पर रहने वाले जो गांव हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उन पर कभी भी अटैक होने का डर रहता है। तो वो लोग ना, और बहुत सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उन तक नहीं पहुंची हुई, तो वो लोग वहां से पलायन करके भारत के बीच में मूव करने की कोशिश करते हैं, दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में। अब यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार जो बॉर्डर पर अवेलेबल गांव हैं उनको कोशिश कर रही है डेवलप करने की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर प्रोवाइड कराने की, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि रोड हो गई, शिक्षा हो गई, जिससे कि लोग वहीं पर रहें और वहाँ जो बॉर्डर के गांव हैं वो खाली ना हो जाएं। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया अमित शाह जी के द्वारा। किबीथू बॉर्डर में जो अवेलेबल गांव है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों में इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो नॉर्मली आप इस तरीके से याद कर पाएंगे कि चाइना बॉर्डर पर और पाकिस्तान का कुछ बॉर्डर, उस पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है स्टार्टिंग में। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं उनको डेवलप करने की, वहाँ के गाँव को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश जिसको स्टेट के रूप में 1985 में फाउंड किया गया था, ये भारत में अवेलेबल एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ बाउंड्री को टच करता है। अगर नॉर्थ की बात करें तो चाइना के साथ, अगर हम वेस्ट की बात करें तो भूटान के साथ, और ईस्ट की बात करें तो म्यांमार के साथ ही अपनी बाउंड्री टच करता है। साथ साथ इसकी कैपिटल ईटानगर है। यहाँ के गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं और ऑफिशियल एनिमल कायल है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सुब्बी या सुब्रमण्यम जिनको वारंट ऑफिसर के रूप में यूके की रॉयल एयर फोर्स में अपॉइंट किया गया है, ये यूके के हिंदू हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और वारंट ऑफिसर के रूप में यूनाइटेड किंगडम में रॉयल एयर फोर्स में अपॉइंट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, रॉयल एयर फोर्स दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट एयर फोर्स है, स्वतंत्र एयर फोर्स है और इसको पहला जब विश्व युद्ध समाप्ति पर था 1918 में इस्टेब्लिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो रॉयल एयर फोर्स है उस पे वारंट ऑफिसर के रूप में पहले जैक अल्पर्ट काम कर रहे थे, जो जैक अल्पर्ट की जगह सुब्बी या सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया। ये भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख पाएंगे सुब्बी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, नेशनल सेफ मदरहुड डे हम 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो मदर होती हैं उनको मैटरनल हेल्थ की, उनकी प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ जो मदरहुड डे है वो हम 2003 से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
ठीक, चलिए आगे बात करें। और इसी दिन आपको बता दूं जो कस्तूरबा गांधी जी हैं, उनका बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।